आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास 12th का। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो हमारी सबसे पहली यूनिट आएगी वो आएगी वैद्युत की। इस वाले में जो हमारी सबसे पहली यूनिट आएगी वो क्या आएगी? वैद्युत की। ठीक है, तो इस वैद्युत की यूनिट में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहला चैप्टर है वो कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस वाले चैप्टर में सबसे पहली तो चीज समझने वाली ये है कि वैद्युतिकी क्या है, क्योंकि वैद्युतिकी का ही ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता हो? हमें पता होना चाहिए कि वैद्युतिकी क्या है। तो हम सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे वैद्युतिकी। वो क्या पढ़ेंगे? वैद्युतिकी। देखिए इधर समझिए कि वैद्युतिकी क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? वैद्युतिकी पढ़ना है। तो वैद्युतिकी क्या है? वैद्युतिकी जो है एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अधीन जो हम क्या पढ़ते हैं? आवेश के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जितना आवेश के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ेंगी वो सब चीजें जो है वो किसके अंतर्गत आएंगी? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। और भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अधीन आएंगी? ये सब आएंगी वैद्युतिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये किसकी शाखा है? ये भौतिक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। तो ऐसे लिख देंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। वैद्युतिकी कहलाती है। वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, अब हमें पढ़नी है कि वैद्युतिकी की क्या क्या शाखाएं हो सकती हैं। किसकी शाखाएं पढ़ेंगे हम? वैद्युतिकी की क्या क्या शाखाएं होती हैं। देखो इधर वैद्युतिकी की क्या क्या शाखाएं हो सकती हैं। देखिए अब हम किसकी शाखाएं पढ़ेंगे? वैद्युतिकी की शाखाएं या वैद्युतिकी के प्रकार। वैद्युतिकी की शाखाएं, शाखाएं। देखो इधर वैद्युतिकी की क्या क्या शाखाएं हैं। वैद्युतिकी जो है वो दो प्रकार की हो गई है। एक होती है स्थिर वैद्युतिकी और एक होती है गतिज वैद्युतिकी। एक होती है वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरे नंबर पे होती है गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी। कौन कौन सी वैद्युतिकी हो गई? एक हो गई स्थिर वैद्युतिकी और दूसरे नंबर पे कौन सी वैद्युतिकी हो गई है? गतिक वैद्युतिकी। देखिए स्थिर वैद्युतिकी क्या है? ये होती है वैद्युतिकी की वह शाखा, वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। ठीक है,
अगर स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है तो होती तो वैद्युतिकी है, लेकिन वैद्युतिकी की कौन सी शाखा बोली जाएगी, उसे बोला जाए स्थिर वैद्युतिकी। दूसरे नंबर पे गतिक वैद्युतिकी। दूसरे नंबर पे कौन सी वैद्युतिकी है, दूसरे नंबर पे गतिक वैद्युतिकी। अब गतिक वैद्युतिकी समझना है क्या है, इसमें जो भी आवेश के बारे में पढ़ा जाएगा वो आवेश कैसा होगा, वो आवेश होगा गतिशील। कैसा आवेश होगा, गतिशील आवेश होगा। तो ये लिख देंगे यहाँ पे, वैद्युतिकी की वह शाखा, वैद्युतिकी की वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत कैसे आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीन चीजें यहाँ पे हमने बताई है। पहले नंबर पे हमने बताई है वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश के बारे में पढ़ा जाएगा। और वैद्युतिकी की भी दो शाखाएं हैं, एक है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरी कौन सी है, गतिक वैद्युतिकी। अगर आवेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं और वो रखा हुआ है, स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, तो वो कौन सी वैद्युतिकी बोली जाएगी, स्थिर वैद्युतिकी। और अगर आवेश गतिमान है तब हम उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो वो वाला कौन सा वैद्युतिकी बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए, ये तो आ गया वैद्युतिकी के अंतर्गत। अब आवेश के बारे में वैद्युतिकी में पढ़ते हैं तो सबसे पहली नंबर पे चीज हमें पता होना चाहिए कि आवेश क्या है। इसके बारे में पता होना चाहिए, हमें पता हो कि आवेश है क्या। वैद्युतिकी हमें समझ में आ गया है कि वैद्युतिकी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता हो कि आवेश क्या है। देखिए आवेश क्या है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु हमें मालूम है, वस्तु में प्रत्येक वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। समझ में आया, कुछ में जो है इलेक्ट्रॉन जो है बंधे हुए होते हैं, कुछ में इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन या तो बाहर चले जाएं या इलेक्ट्रॉन जो है उस वस्तु से निकल जाएं, या वस्तु से बाहर से इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पे आ जाएं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए। तो वस्तुओं में छोटे छोटे गुणों, मतलब छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को हम क्या बोला जाता है, वैद्युत आवेश बोलते हैं। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इस गुण को वैद्युत आवेश बोलते हैं। जैसे हम कंघा लेते हैं, कंघे को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और जमीन ले जाते हैं, तो छोटे छोटे जो है कण जो है क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो या तो उससे जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता। उसी के कारण वह जो है छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये वाला गुण क्या बोला जाता है, वैद्युत आवेश बोला जाता है। चाहे वैद्युत आवेश बोले चाहे आवेश बोल दें, एक ही चीज है। देखिए तब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को क्या बोला जाता है, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आवेश। ठीक, दूसरी चीज इसमें जो है इसकी हम परिभाषा और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अथवा करके इसकी परिभाषा और भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, अथवा करके यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, वस्तुओं को रगड़े जाने पर रगड़े जाने पर उनमें छोटे छोटे कणों को अपनी ओर
अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, गुण आ जाता है, जिसे जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं, जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आ नहीं आया? वस्तुओं को अगर हम आपस में रगड़ेंगे तो उनमें छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? इसी गुण को बोला जाता है वैद्युत आवेश। ठीक है, तो रगड़ने पर यह गुण क्यों आ जाता है? क्योंकि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे चले जाएंगे या उससे इस पर आ जाएंगे, यानी इस स्थिति में रगड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी हो जाएगी या क्या हो जाएगी? अधिकता। और इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को क्या बोला जाता है? वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आए? तो चाहे ये परिभाषा लिख दो चाहे ये परिभाषा लिख दो, एक ही चीज है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि आवेश जो है होता कितने प्रकार का है। अब हमें मालूम है इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण भी वस्तु आवेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की अगर उस पर अधिकता हो जाए तब भी वस्तु कैसी हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। यानी कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तब भी आवेशित होगी, और बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब भी वस्तु क्या होगी? आवेशित होगी। तो इस आधार पर जो भी वस्तु पर आवेश होगा वो आवेश कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का। एक तो वो आवेश होगा जो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आया है, और एक तो वो आवेश होगा जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आया। समझ में आया? तो यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ेंगे हम? आवेश के प्रकार। देखिए यहाँ पे आवेश के प्रकार क्या क्या है। अब हमें पढ़ना है आवेश के प्रकार। तो आवेश जो है कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का होगा, क्योंकि एक तो कमी के कारण और एक जो है अधिकता के कारण। तो यही लिखेंगे आवेश जो है निम्न दो प्रकार का होता है। आवेश निम्न दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है वस्तु पर आवेश धनावेश, और एक क्या होता है? ऋणावेश। एक होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। तो यहाँ पे जो पहला है वो है धनावेश। पहले नंबर पे क्या होगा? धनावेश। और दूसरे नंबर पे होता है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। ठीक है, धनावेश जो होता है वो वस्तुओं के पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कमी के कारण होगा। ये किसके कारण होगा? धनावेशित वस्तु जब होगी जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? कमी हो जाए, यानी कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो यहां पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को प्रदर्शित करती है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, कमी होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वो जो है वस्तु कैसे हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। यही चीज लिखा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है धनावेश को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है धनावेश को प्रदर्शित करती है। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है कि ऋणावेश क्या है। समझ में आया? तो ऋणावेश जो है किसको प्रदर्शित करेगा? ऋणावेश प्रदर्शित करेगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। यानी कि वस्तु पर अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो क्या हो जाएगा? तो वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। देखिए इधर यही लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो है वो किसको प्रदर्शित करती है? ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे
धनावेश जो है कमी क्यों, मतलब जो है जो भी कमी होती है वो धनावेश को क्यों प्रदर्शित करता है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो है वो ऋणावेश को क्यों प्रदर्शित करता है, ये चीज समझने आए। देखो इधर वो इस वजह से प्रदर्शित करता है क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया दो वस्तुएं हमारे पास, हमने क्या मान लिया, हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक ये वस्तु मान लिए, ये हमने मान लिया ये वस्तु है, एक हमने ये कौन सी वस्तु मान ली है, ये हमने मान ली है ए वस्तु। यहाँ पे ये कौन सी वस्तु मानी है, ये हमने मानी है ए वस्तु और ये हमने मानी है बी वस्तु। हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं, एक हमारे पास ए वस्तु है और दूसरी कौन सी वस्तु है हमारे पास, बी वस्तु है। तो अभी जो है ये भी वस्तु उदासीन है और ये भी वस्तु कैसी है, उदासीन, यानी कि ना तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस स्थिति में वस्तु जो है वो कैसी बोली जाएगी, उदासीन। उस स्थिति में जो वस्तु बोली जाएगी वो कैसी बोली जाएगी, उदासीन। तो ये ए वस्तु जो है ये कैसी है, अभी ये है उदासीन, अभी ये कैसी वस्तु है, उदासीन। और ये जो बी वस्तु है, ये बी वस्तु भी अभी कैसी है, ये भी बी वस्तु जो है उदासीन है, ठीक है। अब यहाँ पे वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया है, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया है। रगड़ने मतलब जो है जब रगड़ेंगे इनको वस्तुओं को आपस में, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे चला जा सकता है, समझ में आया। हमने मान लिया है कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया, बी से। वस्तु ए से जो इलेक्ट्रॉन गया है वो कौन सी वस्तु पर गया, वो बी वस्तु पर गया। दो वस्तुएं हैं, अभी दोनों वस्तुएं कैसी हैं, उदासीन है। वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया है, रगड़ने के बाद जो हमने मान लिया जो ए वस्तु है, ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन कौन सी वस्तु पर चला गया, बी वस्तु पर। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया, समझ में आया। ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन कौन सी वस्तु पर चला गया, बी वस्तु पर चला गया। तो जो ए वस्तु है, इस ए वस्तु पे इलेक्ट्रॉन गया है, ए वस्तु से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया है, तो इस पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इस वाली वस्तु पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इस वस्तु पर, बी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया है, तो इस वाली वस्तु पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इस वाली वस्तु पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और इस वाली वस्तु पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो हमने बताया था वो प्रदर्शित करती है धनावेश को, और इसको ये किसको प्रदर्शित करती है, ऋणावेश को। क्यों प्रदर्शित करती है ये बताना है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया है, ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे गया, बी पर। और इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है वो कैसा होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब क्या है, इस पर ऋणावेश की अधिकता हो गई है। अभी उदासीन थी, माइनस, जब इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो माइनस अपने साथ लाया, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रॉन जो है माइनस होता है, ये माइनस जिसके पास भी जाएगा उसको भी क्या कर देगा, माइनस। तो ये ए से निकल के बी पर आया, तो ये माइनस है, तो बी को भी इसने क्या कर दिया, माइनस। तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होगी वो किसको प्रदर्शित करती है, माइनस को, यानी कि नेगेटिव चार्ज को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसको प्रदर्शित करती है, ऋणावेश को। यही लिखाया था हमने, ऋणावेश जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो है ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। दूसरे नंबर पे हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है वो धनावेश को प्रदर्शित करती है, ठीक है। क्यों प्रदर्शित करती है, कैसे प्रदर्शित करती है, अभी हमने बताया। जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज है। अब अगर ये निगेटिव कहीं से जाएगा, अभी ये निगेटिव ए पर था, अब ए से निगेटिव निकल गया, तो जिससे निगेटिव जाएगा वो चीज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे जब निगेटिव जाएगा तो ये वाली चीज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यही वाली चीजें हमने लिखाई है, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे हमने यही लिखाया है, धनावेश जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों की, धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है धनावेश को प्रदर्शित करती है, वही चीज है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, माइनस निकल गया, तो ये कैसी हो जाएगी, प्लस। यहाँ से माइनस आया तो ये कैसी हो जाएगी, माइनस आ जाएगा। ये वाली चीजें याद रखना है कि आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और एक क्या होता है, ऋणावेश। धनावेश जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, और ऋणावेश जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमें अगला पढ़ना है कि मूल आवेश क्या है। अगली चीज क्या पढ़ना है हमें, अगली चीज यहाँ पे पढ़ना है कि मूल आवेश क्या है, फंडामेंटल चार्ज हमें पढ़ना है। समझ में आया, मूल आवेश
और मूल आवेश का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। चाहे हम बोले मूल आवेश या इसी को क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, मूल आवेश या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। समझिए यहाँ पे कि मूल आवेश क्या है। पहली तो चीज हमें यही पता हो कि जो मूल आवेश होता है उस मूल आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ई से। मूल आवेश जो है इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ई से। समझ में आया? मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। होता क्या है मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को बोला जाता है मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश की जो सबसे न्यूनतम मात्रा होती है, यानी सबसे न्यूनतम आवेश को बोला जाता है मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ये चीज लिख देंगे, सब न्यूनतम आवेश को, सबसे न्यूनतम आवेश को, सबसे न्यूनतम आवेश को, सबसे न्यूनतम आवेश को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। सबसे न्यूनतम आवेश को क्या बोला जाता है, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लिखेंगे, अर्थात मूल आवेश स्मॉल ई बराबर, अर्थात मूल आवेश स्मॉल ई बराबर, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश उपस्थित होता है उसी आवेश को बोला जाता है मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। और ये सबसे न्यूनतम आवेश होता है, यानी इससे कम आवेश नहीं हो सकता है। समझ में आया? और इसका जो मान होता है वो प्लस में भी हो सकता है और ये किस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो मूल आवेश जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। और स्मॉल ई बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चाहे ये परिभाषा बोल सकते हैं, सबसे न्यूनतम आवेश को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, या परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें पढ़ना है कि आवेश का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या है और इसका विमीय सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, आवेश का मात्रक। देखो इधर आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलम है। तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट करके लिखेंगे आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। अगर हमसे बोला जाए आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक वो है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है, और सीजीएस मात्रक क्या है, स्टेट कूलम है। ठीक है, और अगर हमसे बोला जाए कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होता है, तो एक कूलम बराबर होता है, एक कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होता है, एक कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे एक कूलम में। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमसे ये पूछ सकता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। आवेश का कौन सा मात्रक लिखेंगे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का कैसा मात्रक लिखेंगे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है फैराडे।
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, फैराडे है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे है। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलाम। एक फैराडे में कितने कूलाम होता है? एक फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, ये हो गए हैं आवेश के मात्रक। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे एक और हमें समझना है कि जो यहाँ पे एक तो एसआई मात्रक हमने लिखा है इसका कूलाम, इसका एक एसआई मात्रक हमने क्या लिखा है? कूलाम। और कूलाम के साथ साथ इसका एसआई मात्रक एक और होता है, वो भी लिख लो, कूलाम या एम्पियर सेकंड। इसका एक और मात्रक है एसआई मात्रक, एम्पियर सेकंड है। समझ में आया कि नहीं आया? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है या क्या? एम्पियर सेकंड है। सीजीएस मात्रक क्या? स्टेट कूलाम है। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे है। और एक फैराडे में कितने कूलाम होता है? 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे में कितने कूलाम होता है? 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये हमें देखना है कि ये जो एम्पियर सेकंड आया है, ये आया कहां से? इसका मात्रक, तो इसका मात्रक ये एम्पियर सेकंड यहां से आया है। एक फार्मूला हम जानते हैं, आई बराबर होता है Q/T। एक फार्मूला हम जानते हैं, आई बराबर क्या होता है? Q/T। तब Q बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? IT। तो Q का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? कूलाम। तो कूलाम बराबर अगर लिखेंगे तो आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम्पियर, एम्पियर, और टी का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये जो एक कूलाम आया है, एक कूलाम चाहे बोल सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एम्पियर सेकंड। कहां से आया? वो यहां से आया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक और चीज पढ़ना है हमें, इसका जो है विमीय सूत्र क्या है। इस आवेश का क्या पढ़ना है? आवेश का हमें पढ़ना है विमीय सूत्र। देखेंगे आवेश का विमीय सूत्र होता है एटी। आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? एटी। अब एटी आता कहां से हमें वो देखना है। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का क्या पढ़ना है? विमीय सूत्र। देखो इधर आवेश का विमीय सूत्र पढ़ेंगे, वो होता है एटी। और एटी आता कैसे है? फार्मूला अभी हमने बताया था कि जो आई होता है वो आई बराबर क्या होता है? Q/T। हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है? Q/T। ठीक है, यहां से Q बराबर लिखेंगे तो Q बराबर क्या आ रहा है? Q बराबर हो जाएगा IT। Q बराबर क्या आ रहा है? IT। तो Q का जो विमीय सूत्र होगा वो किसके बराबर होगा? IT के विमीय सूत्र के बराबर होगा। Q का जो विमीय सूत्र होगा वो किसके बराबर होगा? IT के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो यही लिख देंगे यहाँ पे, Q का विमीय सूत्र बराबर, Q का विमीय सूत्र बराबर किसका विमीय सूत्र हो जाएगा? IT का विमीय सूत्र। Q का विमीय सूत्र बराबर क्या हो रहा है? IT का विमीय सूत्र। तो Q का विमीय सूत्र लिखेंगे, I का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? A, और T का विमीय सूत्र क्या होगा? T। इससे किसमें बंद करेंगे? ब्रैकेट में। तो इसका जो है विमीय सूत्र हो जाएगा ये। समझ में आया कि नहीं है? दो पॉइंट और समझ लेना है। आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से। तो ये वाले पॉइंट भी नोट कर लेना है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q, चाहे स्मॉल q चाहे कैपिटल Q, समझ में आया? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तथा यह एक अदिश राशि है, तथा यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और आवेश जो है कैसी राशि है? अदिश राशि है आवेश। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया आवेश के बारे में। ठीक, अब हम आवेश के बारे में थोड़ा और चीजें पढ़ेंगे कि आवेश के कुछ गुण भी होते हैं, वो हम गुण पढ़ेंगे। आवेश के क्या पढ़ने हैं? आवेश के गुण क्या क्या हो सकते हैं? आवेश के गुण समझ में आया? गुण सभी में होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, कुछ सदगुण होते हैं। तो इसके हम गुण पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या क्या गुण हैं इसके। समझ में आया? तो इसमें आवेश के गुण पढ़ेंगे तो यही लिख देंगे, आवेश के निम्न गुण हैं।
आवेश के निम्न गुण हैं, निम्न गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं आवेश के? देखो, तो आवेश का जो हम सबसे पहला गुण लिखेंगे, वो आवेश का पहला गुण यही होगा कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये भी इसका गुण हो जाएगा। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे आवेश सदैव द्रव्यमान से, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, संबद्ध रहता है। आवेश सदैव किससे संबद्ध रहता है? द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। इसका मतलब ये है कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। अगर द्रव्यमान है तभी आवेश है, अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं है। तो ये पॉइंट हो जाएगा, आवेश सदैव जो है द्रव्यमान से संबद्ध रहता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, आवेश जो है चाल पर निर्भर नहीं करता। आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु की चाल कम हो, चाहे वस्तु की चाल बढ़ा दो, उसका जितना आवेश रहेगा वही रहेगा। यानी वस्तु की चाल जो है आवेश पर निर्भर, मतलब वस्तु का जो आवेश होगा वो उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है। अगला, आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। आवेश सदैव कैसा होता है? क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। आवेश हमेशा कैसा रहता है? क्वांटीकृत होता है। अब क्वांटीकृत का मतलब क्या है? क्वांटीकृत का मतलब ये है कि आवेश कभी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभी हमने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होता है? अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक जो आवेश होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अगर वस्तु से, ये मान लिया वस्तु है, और इस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश आएगा। इस पर आवेश जो होगा वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आएगा। तीन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो तीन इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आएगा। समझ में आया? अगर बाहर जा रहे हैं तो ये प्लस होगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बस इतना अंतर रहेगा। समझ में आया? तो आवेश जो होगा वो मूल आवेश का, यानी कि ई का जो है वो कैसा होगा? पूर्ण गुणज होगा। ई का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। इसी को बोला जाता है आवेश जो है क्वांटीकृत होगा। यानी कि ई का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 50 गुना होगा। समझ गया? तो हमेशा जो है आवेश कैसा रहता है? हमेशा आवेश जो है क्वांटीकृत रहता है। आवेश हमेशा जो है वो कैसा रहता है? आवेश हमेशा क्वांटीकृत रहता है। समझ में आया? तो यही वाला पॉइंट हमने लिखा है, आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। अगला देखिए क्या है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विपरीत आवेश, तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। समझा? विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी कि एक दूसरे अगर प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस माइनस है तो भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्लस माइनस अगर कहीं पे रखे हुए हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे?
आकर्षित करेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इस वाले में अगला पॉइंट हम लिखेंगे, धनावेश जो है, धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, कमी को प्रदर्शित करता है। तथा ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है, अधिकता को प्रदर्शित करता है। ऋणावेश किसको प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये वाले पॉइंट हो गए। आज यहीं तक रखो, बाकी कल। ठीक है।